आज के श्री कैलाशपति मिश्र जी के जन्म शताब्दी समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील, संवेदनशील अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता श्री हरि साहनी जी, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर जी, बहन रेणु जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम सब लोगों के सम्माननीय और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय सुशील मोदी जी, भारत सरकार में मंत्री गिरिराज जी, हमारे अश्विनी चौबे जी, नित्यानंद राय जी, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व में मंत्री रहे सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, देवी और सज्जनों और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के 100वीं जन्म जयंती, शताब्दी की जन्म जयंती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला, मौका मिला। मैं अपनी ओर से यहां बैठे हुए मंच के तमाम नेताओं की ओर से और बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर पार्टी को नई ताकत के साथ नहीं सिर्फ बिहार में बल्कि सारे देश में पार्टी आगे बढ़े, इसकी उनसे जीवन में जो हमको सीख मिली वो अभी हमारे लिए प्रेरणा लेकर मैं आगे काम को प्रारंभ करूंगा। मित्रों, कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता थे। कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पीढ़ी के नेता भी थे। उन्होंने अपना जीवन और अपना बाल्यकाल अगर आजादी की लड़ाई में, फ्रीडम फाइट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में लगाया तो आजादी के आने के साथ साथ उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और 1945 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने जीवन को, अपनी दृष्टि और जीवन को अपना समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को दिया। संगठन के विस्तार के लिए, संगठन में बाद में उनको जनसंघ में काम करने का मौका मिला तो पार्टी के एक्सपेंशन के लिए और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया और पार्टी के आज ये जो हम स्वरूप देख रहे हैं उसके दधीची के रूप में नींव में कैलाशपति मिश्र हमको दिखते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, एक बात और हमको ध्यान रखनी चाहिए। जब कैलाश जी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे तो उस समय खोने को सब कुछ था, पाने को कुछ नहीं था। ये आज का माहौल नहीं था कि हम सोच सके कि कभी हम एमएलए बन जाएंगे, कभी हम एमपी बन जाएंगे, कभी हमारी सरकार आएगी।
वो समय ऐसा था जब पाना तो दूर, खोने के लिए तैयार रहना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति थी और ऐसे परिस्थिति में कैलाश जी ने अपना सारा जीवन लगाया और पार्टी को इस विराट वृक्ष के रूप में उन्होंने हम सब लोगों को अपने जीवन में लगा करके हम सबको दिया। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि वो पार्टी के बिहार के भीष्म पितामह थे। उन्होंने अपने आप को समर्पण करके, सैक्रिफाइस करके, यह छोटी घटना नहीं है। जब राज्यसभा के लिए उनका नाम तय हुआ तो उन्होंने बड़े सहर्ष कहा, मुझे संगठन में रहने दीजिए और हमको दलितों में काम को आगे बढ़ाना है, कामेश्वर पासवान को राज्यसभा में भेजिए। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। आप याद कीजिए, यह वातावरण हमारी पार्टी में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। और इस तरीके के उदाहरण कैलाशपति मिश्र ही दे सकते हैं। इसलिए उनसे हमको प्रेरणा लेना और प्रेरणा के साथ हम अपने काम को ताकत दें, इसकी आवश्यकता होती है। मैंने शायद पिछली बार भी बताया था, लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा। मेरी उम्र 12 साल की होगी। 1971 का चुनाव था। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि वो पटना लोकसभा की सीट का चुनाव उन्होंने 1971 में लड़ा था और उनका अक्सर हमारे घर आना जाना होता था। वो जनसंघ की टोपी पहन करके, दिए का निशान था, वो हमारे घर आए। मैं छोटा था, कौतूहल वर्ष ने पूछा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। उन्होंने कहा हम चुनाव जीतेंगे, जनसंघ आगे बढ़ेगा। मैंने जो पड़ोस में सुना था, और वो बच्चे ही थे हमारे साथी, वो भी पड़ोस में जो सुनते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हमारी स्थिति अच्छी तो होगी, लेकिन शायद जीतना संभव नहीं होगा। उस समय मुझे याद है कैलाश जी ने कहा था, हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं और विचारधारा के लिए हम समर्पित रहते हैं। यह तो पड़ाव है, पूर्ण विराम नहीं है। आगे और बढ़ेंगे और हम जीवन में सफल होंगे। मैंने उनसे एक और प्रश्न पूछा था कि आप सभी सीटों पर क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि उस समय जब विधानसभा का चुनाव आया था तो सभी सीटों पर चुनाव हुआ था। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जीतना तो संभव नहीं होगा, लेकिन दिया का निशान घर घर पहुंचाएंगे, इसलिए हम काम करेंगे। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब हम बापू सभागार में इतनी बड़ी संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में बैठे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि किन महानुभावों ने अपना जीवन लगा दिया, जिसके कारण आज हम यहां पर आकर के खड़े हैं। उन ददीचियों को हमको भूलना नहीं चाहिए। उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने विचारधारा की बात कहें तो वो अपने आप में एक संस्था थे। मैं सभी का नाम नहीं ले सका, सभी अध्यक्षों का। और मैं देख रहा हूं कि जब अध्यक्षों को मैंने देखा तो यहां भी अध्यक्ष, 2 पीढ़ियों के अध्यक्ष तो यहां मुझे दिखते हैं, और ये सभी अध्यक्ष कैलाशपति मिश्रा जी के हाथों के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। ये भी हमको समझना चाहिए। कितनी लंबी तपस्या रही। इसीलिए मैं कहता हूं कि कैलाश जी अपने आप में एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, और उन्होंने दलितों के लिए, आज ये जातीयता की बात, जनगणना की बात हर एक तरीके से होती है, कैलाश जी ने समाज के सभी वर्गों को बराबर से आगे बढ़ाने का काम किया और एक माला में पिरोने का काम किया तो कैलाशपति मिश्र जी ने किया। मुझे याद है वो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे जब कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार ओबीसी का रिजर्वेशन लगाया था। मुझे याद है कि दलितों के लिए और सोशल सामाजिक न्याय के लिए कैलाश जी हमेशा लड़ते रहे। मुझे याद है कि आज भारतीय जनता पार्टी
जिसमें सभी समाज के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी नींव किसी ने रखी है तो कैलाशपति मिश्र ने रखी। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो इस बात के लिए कैलाश जी ने अपना जीवन लगाया, वही भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचारधारा, दृष्टि, कार्य करने का तरीका, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये अंत्योदय, अंत वाले अंत व्यक्ति, समाज में खड़ा हुआ अंतिम पायदान पे व्यक्ति, उसकी चिंता हो, इसको किसने रखा था? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय था। और इसको आगे का प्रयास इसको करके दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबको सशक्तिकरण के साथ समाज में खड़ा करो, इस उद्देश्य को लेकर के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य में जुटे हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मित्रों, ये सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये हमारे जीवन में कार्य करने का लक्ष्य है। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसने किसानों को ताकत दी है कि नहीं दी है? आप बताइए, उज्ज्वला योजना, इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके महिलाओं को इज्जत देने का काम मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, ये सौभाग्य योजना के तहत कोई भी घर बिना बिजली के न रह जाए, इसका काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि नहीं किया? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की कि नहीं की? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका जीता जागता ये रास्ता है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए धन्यवाद। इसीलिए मैं ये कहता हूं, आप बताइए, पिछले 10 साल यूपीए की सरकार में ये नारी सशक्तिकरण विधेयक ये पार्लियामेंट में पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा? किसी ने इसको सुध ली? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक ला करके उनको रिजर्वेशन देने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं महिलाओं को बधाई देता हूं, मैं नारी शक्ति को वंदन करता हूं। एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और आगे चल करके आपको खुशी होगी कि 2029 में जो पार्लियामेंट बनेगी और जो विधानसभाएं 27 के बाद बनेंगी, उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से चुन के आने का मौका मिलेगा। इस तरीके की परिस्थिति, इसलिए जब मैं कहता हूं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबके लिए काम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है बैकवर्ड ओबीसी। हम वो लोग हैं और कैलाशपति मिश्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धरती पर अपने नेतृत्व में लड़ा। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद कीजिए कांग्रेस पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताइए, उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था? उसके बाद मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन लगाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे? कुछ नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आकर के उसके बाद रिजर्वेशन दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1992 के बाद 1992 में
जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को केंद्रीय सर्विस में नौकरी मिलने रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-96 में हुआ। और ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बने हुए हैं। आप बताइए, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों यूपीए, जिसमें लालू भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, क्यों उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया? आज ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ओबीसी की चिंता की गई है, ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं बिहार की बात भी करना चाहूंगा। मेरा बिहार से लंबा संबंध रहा है। मैंने बिहार को मुसीबत में देखा है। मैंने बिहार में नेतृत्व को किस तरीके से समझौता करते हुए लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हुए, वो भी मैंने देखा है। मैंने वो भी समय देखा है जब कांग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन मिलता था और कांग्रेस पार्टी लोगों के हित के सिवाय हित के से अलग हट करके अपने भ्रष्टाचार में लगी हुई थी। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब सामाजिक न्याय का नारा लगा करके आने वाले लोग अपने परिवारों की और अपने घरों में, अपने तिजोरियों में धन भरने के सिवाय कोई काम नहीं किया। वो समय भी देखा है। लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बिहार को हमेशा मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बात मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। आप बताइए, पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए, दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था। नीतीश बाबू से मांग मांग के थक गया। मंगल बाबू बैठे हैं यहां पर, जमीन दे दो, जमीन दे दो, जमीन दे दो। बोले मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही बना दो। मैंने कहा नहीं, मुझे नई जगह चाहिए। नहीं दी जगह। आज भी भारत सरकार का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा के लिए पैसा रखा हुआ है। जैसे ही आगे काम शुरू होगा उसको पूरा किया जाएगा। ये हम आपके सामने बताएंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए 5 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दिए कि नहीं दिए? आप बताइए, 6 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए आपको 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया कि नहीं दिया? यहां 2 पूर्व मंत्री बैठे हैं, अश्विनी चौबे जी और मंगल पांडे जी, पूछिए इनसे। केंद्र सरकार ने दिया, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए दिया। और अभी 15वें फाइनेंस कमीशन में भी 6017 करोड़ रुपए देने का काम भारत सरकार ने दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमारे ये यहां का नेतृत्व जो भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे आकर डूबा हुआ है, भाई को भाई से लड़ाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करो, इसमें मस्त है, व्यस्त है। ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का समय आ गया। मैं यहां अभी जयप्रकाश जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। मुझे याद है, मेरा बचपन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय गुजरा था। मुझे याद है, कदम कुआं में मैं जयप्रकाश नारायण के घर के आसपास कभी न कभी किसी न किसी बहाने आया करता था। सुशील मोदी जी, रविशंकर जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अश्विनी चौबे जी, ये सब लोग उन दिनों जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। मुझे याद है कि उसी समय लालू और नीतीश जी भी कदम कुआं के चक्कर लगाया करते थे। आज मैं सोचता हूं, क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए।
स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी जी के विरोधी थे। ये लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में वो बंद थे तब रखा था। जिन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तय किया था, वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ गलबाइयां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे देखने का मौका मिला। मैं सोचता हूं राजनीति भी कैसी चीज है, कुर्सी भी कैसी चीज है। समझौता करते करते कहां पहुंच गए। यही पटना की धरती पर तुम सोनिया और राहुल को स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। यही विचारधारा की लड़ाई थी, इसीलिए तुमने अपनी जवानी दी थी, इसीलिए तुम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गए थे। लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ साथ सत्ता सुख, इसके साथ समझौता करने वाले ये लोग, इनकी राजनीतिक विचारधारा कहां से चली और कहां पहुंच गई, कहां से संपूर्ण क्रांति और कहां से सामाजिक न्याय से निकल कर ये कहां पहुंच गए, यह भी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आजकल ये इंडी अलायंस की बात हो रही है। आप जानते हैं ना इंडी अलायंस, जानते हैं? ये जो इंडी अलायंस है, ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। आप देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। पीडीपी कौन है? पहले मुफ्ती मोहम्मद, बाद में महबूबा मुफ्ती। आप नीचे आइए, आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, बाप बेटा। आप उससे नीचे आइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिंपल, फुल स्टॉप। बस परिवार। मैं यहां खड़ा हूं, बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। ये बंगाल में किससे लड़ रहा हूं? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता और भाईपो मतलब भतीजा। भतीजा कौन है? अभिषेक। कौन? ये परिवार से लड़ रहे हैं, बाकी सबकी छुट्टी। ये परिवारवाद, तुम हमारे परिवार को बचाओ, हम तुम्हारे परिवार को बचाएंगे। हम तेलंगाना में किससे लड़ रहे हैं? केसीआर, केटीआर, कविता, बाप बेटा, दामाद बेटी। हम तमिलनाडु में किससे लड़ रहे हैं? स्टालिन, पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, फिर उदयनिधि स्टालिन। हम महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और कांग्रेस में भी कौन है? सोनिया, राहुल, प्रियंका, फुल स्टॉप। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और मैं यहां दोबारा दोहराना चाहता हूं, मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपक्षी दलों को, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी प्रश्रय नहीं देगा, विचारधारा को प्रश्रय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, ये आप मान करके चलिए। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी अकेली 12 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली यूपीए की सरकार कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। मुलायम सिंह की पार्टी अखिलेश, लैपटॉप स्कैम, फूड ग्रेन स्कैम, गोमती रिवर फ्रंट स्कैम। लालू, तेजस्वी, ये तो मां, पिता, बेटा और माता, ये तीनों ही तो कल बेल करा करके आए हैं ना, कल ही तो करा के आए हैं। चारा घोटाला, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा इनका आधार भ्रष्टाचार। उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टालिन की,
तो 1,34,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर इनके प्रॉपर्टीज है। आप बताइए, ये एक साथ ये इंडी अलायंस और क्या करेगा? परिवार की को सेवा करेगा और परिवार के साथ साथ भ्रष्टाचार का पोषण करेगा और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करेगा। यही इंडी अलायंस का नतीजा है। अगर मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करूं तो कल ही दूसरा विकेट भी गिर गया। वहां संजय सिंह शराब घोटाले में अंदर हो गए। ये सब भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आकंठ डूबे हुए लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर हम विकास के दृष्टि से देखें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। मैं यहां एक बात की और आपसे चर्चा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जहां तक ओबीसी का सवाल है, जो मैंने पहले कहा, चाहे शिक्षा में सेंट्रल स्कूल हो, एमबीबीएस हो, एमडी की सीटें हो, इसमें कुल मिलाकर के 4 लाख बच्चों को ओबीसी को एडमिशन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये हमको जानना है। आज हमारे 27 ओबीसी मंत्री हैं। आज हमारे 85 ओबीसी एमपीज हैं। जितना कांग्रेस पार्टी के एमपी नहीं है, उससे ज्यादा हमारे ओबीसी के एमपी हैं। सामाजिक न्याय लाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1358 एमएलए में 27% एमएलए ओबीसी के हैं और उसी तरीके से 163 एमएलए में एमएलसी में 40% हमारे एमएलसी ओबीसी के हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जितनी भी स्कीमें हैं, जनधन योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, ये सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी को हो रहा है। इसलिए मैं यहां एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि भारत की गरीबी सबसे बड़ी जाति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और गरीब की सेवा करने का काम पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके उनको मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंचा दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है। लगभग 12% लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और 1% लोग लेस देन 1%, 1% भी नहीं, लेस देन 1% लोग अति गरीबी से निकल चुके हैं। सिर्फ लेस देन 1% हमारे अति गरीब रह गए हैं। ये जो गरीब की सेवा चल रही है, यही सबसे बड़ी जाति है। इसी को संभाल करके आगे बढ़ाना है और मजबूती प्रदान करना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, तो मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश की धमक दुनिया में G20 और अन्य तरीकों से पहुंची है, वहीं भारत की चमक दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई लैंडर को उतारना का काम भी उनके नेतृत्व में हुआ है। वो भी हमको ध्यान है, वो सैटेलाइट का उतरना भी वहां पे। और उसी तरीके से गरीब का सशक्तिकरण भी अगर हुआ है तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि जिन बातों के लिए कैलाशपति मिश्रा जी ने अपनी जीवन लगाया, जिन बातों के लिए कैलाशपति मिश्रा जी ने अपना पल पल लगा करके कार्यकर्ताओं को गढ़ा बढ़ाया, उसको साकार करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा सम्राट जी का एक वक्तव्य। उन्होंने कहा अब हम कंधे पर बैठाना छोड़ चुके हैं। मैं उनकी बात को याद रखूंगा। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में वो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इसके लिए हम काम करें। मित्रों, इस
इस जन शताब्दी के स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी को सही मायने में श्रद्धांजलि यही होगी कि 2024 में संपूर्ण एमपीज की सीट जीतकर हम दिल्ली में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और कैलाशपति मिश्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।